माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम इसमें करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आपको नहीं आएगा। ओके तो जो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है? MgBr2। ओके MgBr2 क्योंकि आपकी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में होता है और Br नेगेटिव में होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर 10.5 ग्राम ऑफ जो ये सॉल्यूट है एक तरह से मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो डिसॉल्व है आपका 200 ग्राम ऑफ वाटर में। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करनी है कि ये जो MgBr2 है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, मोलर मास की जिन बच्चों को दिक्कत होती है, मोलर मास गिवन होता है, बहुत कॉमन जैसे होते हैं जिनके आपको लर्न करने होते हैं सिर्फ। ठीक है, मोलर मास गिवन है। KFP वाटर का जो होता है, KF क्योंकि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और KF आपका गिवन है। तो देखो, वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपके फॉर्मूलाज ये थे, सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जब हमारी बात फ्रीजिंग पॉइंट की हो रही है और वो भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं पता है फ्रीजिंग पॉइंट की कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि होती है डेल्टा TF इक्वल्स टू आई में क्या हो जाएगा? ये वेंट हॉफ फैक्टर लगाया था हमने मॉडिफाई करके कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूट है जो डिसोसिएट करता है, एसोसिएट करता है, तो आई लग जाता था। ठीक है, KF इंटू मोलैलिटी। अब वही चीज़ हम इसको खोल के लिखेंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या क्या हमारे पास गिवन है इसमें। ओके तो फर्स्ट इज हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा TF हमें जो फॉर्मूला पता है, डेल्टा TF दैट मीन्स क्या है? लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल्स टू कितना होगा? आई वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं हम आई कितना आएगा। अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता या फिर कुछ ऐसा लिखा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तब भी आई की वैल्यू 1 रखते हैं। आई की वैल्यू ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होती है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 आ जाती है उन केसेस में। बट अभी हम यहाँ देखेंगे आई की वैल्यू क्या आएगी? KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है जो हम इसको खोल के लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है फर्दर, दैट इज डेल्टा TF इक्वल्स टू आई वेंट ऑफ फैक्टर ऐसे रह जाएगा, KF भी ऐसे ही रह जाएगा, इनटू मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो उसको खोल के लिखेंगे W2 अपॉन M2। ये मैंने फॉर्मूला करवाया भी है, डायरेक्टली चाहो तो लर्न कर सकते हो। W1 क्या हो जाएगा? दैट मीन्स सॉल्वेंट का। ठीक है, 1 and 2 मैंने इस तरह से ले लिए कि 2 है सॉल्यूट के लिए, 1 है सॉल्वेंट के लिए। और क्या है, अगर यहाँ पे ग्राम में अगर आपके पास वेट होगा, जो कि यूजुअली होता है क्योंकि जो सॉल्वेंट वगैरह की मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब ग्राम में ही हम लेते हैं। तो ग्राम है अगर, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? आप 1000 लगाओगे। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो TF नॉट है एंड TF क्या है। TF नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट, FP लिखती हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट क्या था? जैसे वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। एंड ये क्या है? FP फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की सॉल्यूशन में कितना फ्रीजिंग पॉइंट उसका हुआ। ओके अब आपको डेल्टा TF की वैल्यू पता होनी चाहिए। डेल्टा TF क्या होता है आपका? TF नॉट डेल्टा TF, और आपके पास डेल्टा TF आपको पता होना चाहिए क्या होता है? TF। क्योंकि देखो TF नॉट प्योर है, प्योर से आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया कि फॉर्मूला ऐसे ऐसे लिखना है। और आपको पूछा क्या है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट किसका? एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आपको निकालना है ये, मतलब आपको TF की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? TF होता है आपका। ओके तो अब देखते हैं हम गिवन क्या है हमें। अब देखो, सबसे पहले क्या है? इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? यहाँ पर आपका सॉल्यूट है। तो आप क्या लिखोगे? W2 इक्वल्स टू, क्योंकि W2 क्या था? सॉल्यूट था आपके पास। ठीक है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 10.5 ऑफ ग्राम्स। ठीक है, W1 मतलब वेट ऑफ द जो सॉल्वेंट होगा वो कितना है? 200 ग्राम ऑफ वाटर। फिर आप लिखोगे यहाँ पे 200 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास? साथ में मोलर मास भी गिवन है। मोलर मास मतलब किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, तो M2 कितना आ गया? M2 गिवन है आपके पास 184 ग्राम पर मोल, इसके यूनिट्स है। एंड साथ में आपके पास KF की जो वैल्यू है वो है 1.86 किलो kg
पर मोल, ठीक है, ये इसके यूनिट्स है। नाउ अब हमें देखना है, सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई, हमें देखना है कि आई क्या होगा। एक और चीज़ जो आपकी टी एफ नॉट है, टी एफ नॉट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, वाटर, क्योंकि वाटर में चीज़ें घुल रही है तो वाटर आपका यहाँ पर सॉल्यूट होगा, ठीक है। वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर कितने सेल्सियस पे आपका फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। दैट मीन्स उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 + 273 आपके पास क्या आ गया, कैल्विन में चाहिए ना हमेशा टेम्परेचर, तो 273 कैल्विन आपके पास आ गया टी एफ नॉट। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई एंड टी एफ हमने निकालना है, बट हमारे पास आई नहीं पता वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा। ना आई के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड की डिसोसिएशन बताई है, वो भी क्या बताई है, कंप्लीट डिसोसिएशन है। यहाँ देखो कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो MgBr2 आप क्या लिखोगे, कंप्लीट डिसोसिएशन सिंगल एरो से दिखाते हैं। मैग्नीशियम आयन, ठीक है, जो कि 2 पॉजिटिव आयन होता है, एंड Br नेगेटिव आयन में ये दोनों टूट जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 100% जो मिस्टेक्स होती है, बाकी तो ईजी है ये चीज़ें क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, सिर्फ आई के चक्कर में यहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि हम आई जब कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते रिएक्शन को, ठीक है। अब क्या है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 हो गया। ब्रोमीन यहाँ पे 2 मोल्स है, तो राइट हैंड साइड भी हमें 2 मोल्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आफ्टर जो कितने मोल्स थे, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 3 मोल हो गए आपके, ओके। यहाँ पर आपके 3 मोल्स हो गए, और पहले बिफोर आपके पास 1 मोल था, तो आपके पास बिफोर कितना हो गया, 1 मोल हो गया, ओके। नाउ व्हाट इज़ आई, आई आपके पास क्या होता था, आपने देखा था आई होता था आपके पास कि आफ्टर मोल्स, आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स कितने आ रहे हैं आपके पास, डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन आपके पास मोल्स कितने थे। तो मैंने शॉर्ट में इस तरह से ये लिख लिया। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाद में आपके पास 3 मोल मिले, ठीक है, 3 मोल मिले, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो आपकी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 3 हो गई। इस तरह से इन चीज़ों को आपने देखना है। तो आई की वैल्यू आपकी होगी, जस्ट अब बहुत ईजी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। डेल्टा टी एफ को क्या लिखोगे, टी एफ नॉट माइनस, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सॉरी यहाँ पे टी एफ है, मतलब सॉल्यूशन का है ये, ठीक है। नाउ अब डेल्टा टी एफ की जगह यही लिख लो टी एफ नॉट। टी एफ नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, 273 केल्विन, तो आप लिखो 273 केल्विन माइनस ऑफ टी एफ जो आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ 1.86 इंटू W2 अपॉन W1, W2 क्या है आपके पास 10.5 अपॉन M2, मोलर मास इसका कितना 184 ग्राम पर मोल, ठीक है, इंटू क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है W1 क्या है, W1 नीचे लिखेंगे 200 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम्स में है तो इसीलिए आपने 1000 लगाया ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 1000 लिख लिया। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है, आपके पास आएगी 273 केल्विन माइनस टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो कि आपको निकालना है, इक्वल्स टू, जब ये कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी 1.592 ऑफ द केल्विन, ठीक है, केल्विन में आएगी ये। तो आप टी एफ को क्या करोगे, टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273 केल्विन, टी एफ को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। 273 केल्विन माइनस 1.59 केल्विन, तो आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास कितना आया, दैट इज़ द 271.408 केल्विन। तो जो आपसे पूछा था हमने निकाल दिया, दैट मीन्स द व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन जो ऐसे ऐसे प्रिपेयर हुआ है, तो आपने निकाल दिया। सबसे मेन था इसमें आई का समझाना, वेंट ऑफ फैक्टर का समझाना कि किस तरह से आपकी इक्वेशन देख के, इक्वेशन पहले लिखो, उसमें देखो, बैलेंस करो चीज़ों को, तो आई निकालो, ठीक है। तो सेकंड में इसमें यही था। सेकंड है आपके पास, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आप दिल्ली 2017 में भी आया है, और 10% सॉल्यूशन बाय मास दिया हुआ है, ठीक है। 10% सॉल्यूशन मैं बताऊंगी क्या होता है बाय मास, ठीक है। ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। अब क्या है, अब ध्यान से देखना इसमें चीज़ क्या हो रही है। इसमें आपके पास 2 सिनेरियोज दिए होंगे, आपने यहाँ से तो आइडिया लगा दिया होगा, एक सुक्रोज गिवन है आपके पास, एक आपके बात ग्लूकोज की हो रही है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको समझाने के लिए, इसमें 2 तरह के सॉल्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है। अब एक है आपका सुक्रोज,
एक है आपका सुक्रोज इन वाटर, ठीक है, सुक्रोज इन वाटर में डाला हुआ है। एक है आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन जो कि ग्लूकोज इन वाटर में डाला हुआ है, ठीक है, इन वाटर में डाला। अब ये दोनों चीज़ें क्यों दी है वो हम समझेंगे। देखो आपको क्या है, सबसे पहले उसको समझने के लिए ये दोनों चीज़ें क्यों दी है, पहले देख लेते हैं 10% बाय मास क्या होता है। देखो 10% अगर बाय मास यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 10% बाय मास मतलब अगर 10% बाय मास कोई चीज़ लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग हमेशा होता है कि ये 10% का मतलब, बाय मास का मतलब है आपको ये चीज़ें ग्राम में लेनी होगी, कि इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट किस में है, प्रेजेंट इन, ठीक है, वो प्रेजेंट है इन, देखो परसेंट क्या होता है, टोटल परसेंट अगर लिया है तो इसका मतलब हम टोटल 100 मान सकते हैं, 100%। तो इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितने में डिजॉल्व है, इन 100 ग्राम ऑफ, याद रखना अब क्या मैं बोल रही हूँ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन टोटल है, नॉट सॉल्वेंट यहाँ पर। इसलिए जब भी कोई भी परसेंटेज आए, 5% आए, 7% आए, बाय मास लिखा हो, इसका मतलब हमेशा यही होता है, जो वैल्यू गिवन है उसका मतलब वो ग्राम में सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और वो कितने में डिसॉल्व है, स्टैंडर्ड 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जब तक परसेंट रहेगा तो 100 तो आएगा ही, और मास है तो ग्राम आ जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे हमें क्या करना है, हमें निकालना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ग्लूकोज को अगर थोड़ी देर छोड़ते हैं, हम सुक्रोज के बारे में जो जो चीज़ें हमें पता है हम वो लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं करती हूँ फॉर सुक्रोज, फॉर सुक्रोज क्या दिया है आपके पास, फॉर सुक्रोज आपके पास गिवन है 10% बाय मास, 10%, ठीक है, बाय मास गिवन है आपके पास, बाय मास गिवन है कि सॉल्यूशन इस तरह का है। और मैंने बताया था 10% का क्या मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सुक्रोज, सुक्रोज इन डिजॉल्व इन कितने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमें पता चला। इसका मतलब हमें क्या हो गया, इससे हमें क्या चीज़ पता चली कि W ऑफ द सॉल्यूट, इस केस में W ऑफ द जो सॉल्यूट है, मास ऑफ द सॉल्यूट है वो कितना है, 10 ग्राम है, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे सुक्रोज था। एंड यहाँ पे अब हमारे पास अगर हम निकालना चाहे कि मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हुआ, मास ऑफ द सॉल्वेंट आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो दो तरीके से बनता है, सॉल्यूट होता है उसमें प्लस सॉल्वेंट होता है। इसलिए अगर आपके पास सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट पड़ा है तो आप सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, आप सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, आप सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दोगे, ठीक है, उसके मास को। तो अगर वेट आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो कितना आएगा, टोटल कितना है, 100 था आपके पास, ठीक है, सॉल्यूशन था 100 ग्राम, उससे माइनस कर दो सॉल्यूट कितना था, 10 ग्राम, दैट इज यू विल गेट द 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और हमेशा जब भी ये परसेंटेज वाली चीज़ें होती है इससे कभी भी नहीं डरना, इसका मतलब ये होता है कि आप इस वाली चीज़ से आपके पास वेट आने वाले हैं, ठीक है, आपके पास मासेस आने वाले हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, इस तरह से। तो दो चीज़ें तो आपके पास आगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आपके पास, सुक्रोज के केस में इसमें मासेस आ गए। अब बात करते हैं हम मोलर मास, मोलर मास किसका है, सॉल्यूट क्या है आपके पास, जो चीज़ खोली है आपने सुक्रोज खोला है, तो मोलर मास भी आप सुक्रोज का देखोगे। और अगर गिवन भी नहीं है, मैंने बताया था आपको, यू शुड लर्न दैट, तो आपके पास 342 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, सुक्रोज का मोलर मास। तो ये वाली चीज़ें आपके पास आ गई। और इसके बाद क्या है आपके पास, क्या लग रहा है क्या नहीं है, तो अगर ये वाली चीज़ पता करनी है तो आप लगाओगे डेल्टा एफ, ठीक है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपका, और आपके पास एक ही फॉर्मूला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जो भी हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है सॉल्यूशन वगैरह में, वो कहाँ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास क्या होगा, डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ होता है, ठीक है, W ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वही वाला फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अगर आपका मास किस में है, ग्राम में नीचे गिवन है, किसका, सॉल्वेंट का, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप देखो यहाँ पर अगर आई निकालना है, और आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 रहेगा फॉर किसके केस में, फॉर सुक्रोज हो चाहे आपका ग्लूकोज हो, दोनों के केस में मैं बता देती हूँ आई इक्वल्स टू 1 रहेगा, क्योंकि ना ये एसोसिएट करता है ना डिसोसिएट करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तो वैल्यू 1 आ जाएगी,
ओके। और उसके बाद क्या आएगा, डब्ल्यू वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। एंड एक और चीज़, डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो आपके पास टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टी एफ नॉट होगा आपके पास, टी एफ नॉट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपका वाटर है, ठीक है। वाटर का कितना हो जाएगा अब 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 273 केल्विन आप लिख सकते हो, क्योंकि वाटर है, स्टैंडर्ड है, फ्रीज इसी टेम्परेचर पे हो रहा है, आपको पता है ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब आपको टी एफ देखना है आपको कितना है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास और चीज़ें क्या गिवन है। हमारे पास एक ये चीज़ भी गिवन है कि जो सुक्रोज इन वाटर का सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है इतना। तो इसका मतलब आपको क्या है, क्या गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हम ऐसे लिखते हैं वो भी आपको गिवन है, वो है 269.15 केल्विन। मतलब आपको ये चीज़ें गिवन है, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। तो आप ये वैल्यू डाल दो और आप यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि के एफ की वैल्यू तो गिवन नहीं है, आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको के एफ की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। अब देखो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि निकालना तो हमने क्या था, निकालना हमने ग्लूकोज के केस में दो चीज़ें गिवन है, सुक्रोज एंड ग्लूकोज के सॉल्यूशंस गिवन है। अब आपको पूछा है कि जो सुक्रोज का जो भी सॉल्यूशन गिवन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, ठीक है, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। पर हम अब हमें तो ग्लूकोज का चाहिए, पर अब हम सुक्रोज से क्या कर रहे हैं, सुक्रोज पे क्यों काम कर रहे हैं, हम इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, दैट इज़ द के एफ। याद रखना, हमारे पास के एफ नहीं है, तो हम के एफ क्या करेंगे, क्योंकि क्या है, के एफ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। तो यहाँ पे वाटर एंड वाटर सेम है, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन के कैलकुलेशन से के एफ निकाल दूँ, ठीक है, के एफ निकाल दूँ, और उस वैल्यू को, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट सेम है, तो उस के एफ को मैं अगर जो ग्लूकोज के लिए हमें चाहिए था फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी कैलकुलेशन में मैं डाल दूँ तो हमारे पास इजी रहेगा। और यही पर्पस है ये सुक्रोज वाला सॉल्यूशन देने का, क्योंकि पूछा तो हमें ग्लूकोज के बारे में है, तो कई सोचेंगे ये दोनों ग्लूकोज सुक्रोज क्या देती है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट इसलिए है क्योंकि आपको के एफ की वैल्यू नहीं पता गिवन, इसीलिए एक सॉल्यूशन की कैलकुलेशन करके के एफ निकालो, उसको दूसरे वाले में डाल दो। तो हम भी सुक्रोज के केस में के एफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो बाकी सारी चीज़ें इसमें गिवन है आपके पास, ओके। तो आप डाल दो यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है, अगर डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है, टी एफ नॉट माइनस ऑफ टी एफ होती है, ठीक है। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ डाल दो यहाँ पे 273 केल्विन, ओके, 273.15 होती है एक्चुअली, तो 273.15 केल्विन माइनस ऑफ 269.15, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन का गिवन है, इक्वल्स टू 1। यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर कितना आएगा, इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि ये एसोसिएटेड या डिसोसिएट नहीं हो गए। अब W कितना आ जाएगा, 10 अपॉन, क्योंकि 10 था आपके पास, अपॉन उसका मोलर मास 342 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम्स में है आपका, डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या आ जाएगा 90 इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी, ओके। तो उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे एंड के एफ की वैल्यू आपके पास इवेंचुअली कितनी आएगी, यहाँ से के एफ की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय 0.324 केल्विन केजी एंड पर मोल। अब यहाँ पर देखो, अब मैं चाहती तो यहाँ पर क्या कर सकती थी, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकती थी, बट हमने दूसरे वाले सॉल्यूशन में उसमें इसमें पुट करना है, तो फ्रैक्शन में रहने देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके वैल्यूज आपकी कट जाएगी। अब आती है दूसरी चीज़, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, इसका मतलब जो सुक्रोज दिया है वो के एफ के लिए निकालने के लिए दिया है। तो मेन क्वेश्चन तो ये था ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज में आपको क्या निकालना था, जो भी आपको 10% ग्लूकोज गिवन है उसमें आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज। मतलब 10% ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूशन बना है ना 10% का, इसीलिए इसका मतलब सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, अगर मैं देखूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द, क्योंकि पता है ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ग्लूकोज सॉल्यूशन का आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है वो भी लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर अब 10% ऑफ द ग्लूकोज आपके पास पता है, ठीक है, 10% ऑफ द ग्लूकोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट है,
ठीक है, मतलब 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट को, कैसे सॉल्यूट को अगर मैं W2 लिखूँ और सॉल्यूट कौन सा यहाँ पे ग्लूकोज, वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी ऐसी चीज़ होगी उससे इस तरह से लिखते हैं। तो जो W ऑफ द सॉल्वेंट है, जिसको हम W1 से भी लिखते हैं, ऑफ द सॉल्वेंट जो है, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट है, उसे आप कैसे लिख सकते हो, उसे आप लिख सकते हो 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 ग्राम हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ें आ गई, आपके पास आ गई W2 W1, ये दोनों चीज़ें आ गई, ओके। अब हम बात करेंगे कि आपके पास यहाँ पर TF जो है, ठीक है, TF नॉट क्या है यहाँ पे, TF नॉट वही हो जाएगा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और वो उसको चेंज करोगे केल्विन में 273 केल्विन आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर आ जाएगा, ओके। अब आप तो अगर फॉर्मूला लगाओगे, दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है आपने, TF नॉट माइनस ऑफ TF, ठीक है, इक्वल्स टू आई तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा यहाँ पे, KF इंटू W ऑफ द सॉल्यूट, बार बार मैं नहीं लिखूंगी, W2 अपॉन M2 लिख लेती हूँ, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 मैं लिख लेती हूँ, ओके। अब W1 भी आपके पास गिवन है, W2 भी आपके पास गिवन है, एंड व्हाट अबाउट द M2, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। और आपको पता होना चाहिए जो M2 है, मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और समटाइम्स ये आपके पास आ भी जाता है। ये क्या है 180 ग्राम होगा इसका, ठीक है, दिस इज़ द 180 ग्राम्स। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, जैसे कि TF नॉट आपका 273 था तो मैंने यहाँ पे 273 लिख लिया, माइनस आपको ये TF तो निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल्स टू I क्या था, I इक्वल्स टू 1 था, एंड TF की जो वैल्यू थी वो ऊपर से नीचे लगा दो, 4 डिवाइडेड बाय 0.324 इंटू, जब W2 देखा तो वो कितना था 10 था, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय जो मास है 2 का, जो ग्लूकोज का मास है, मोलर मास, वो कितना होता है, दैट इज़ 180 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, इंटू 1000 ऊपर लगा दिया, डिवाइडेड बाय W1, दैट इज़ मास आपका कितना है, दिस इज़ द 90, आपके पास ये 90 आ गया, ठीक है। फिर आपने ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 273, ठीक है, 0.15 भी होता है, 0.15 माइनस TF इक्वल्स टू 7.617, ठीक है, ये आपके पास आ गया। TF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके 265.53 केल्विन आपके पास हो जाएगा, और ये किसका निकला, सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज। और इसमें आपको यही एक चीज़ करनी थी कि आपके पास 2 सॉल्यूशन इसलिए गिवन है ताकि आप KF निकाल सको, और दूसरी चीज़ आपको परसेंट बाय मास का भी पता चल गया कि डरने की ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है, ओके। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, 5% सॉल्यूशन बाय मास, देखो यहाँ पर भी वही है, आपको देखने को मिलेगा ये, ऑफ केन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, इस आइसोटोनिक, वो आइसोटोनिक है किसके साथ, 0.877% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कोई एक X सब्सटेंस गिवन है, उसका ये वाला सॉल्यूशन है, उसके साथ ये आइसोटोनिक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो ये X वाला है, ठीक है, कंपाउंड। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, मैंने करवाया था आपको, उसमें क्या होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर मैं केन शुगर और X की बात कर रही हूँ, 2 चीज़ें आपके पास है, तो पाई आपको पता है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लेते हैं, ठीक है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाता है, तो पाई अगर मैं केन शुगर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई ऑफ मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी जो भी आपके पास X है, ओके। अब आपको पता है पाई क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है, तो इसकी जगह पाई की जगह क्या लिख सकते हो आप, आई, क्योंकि ये वैन डॉर्फ फैक्टर है, ठीक है, CRT इक्वल्स टू, ये किसकी होगी, केन शुगर, ये केन शुगर की हो गई, और ये आपके पास किसकी हो गई, आई C ऑफ RT, ये सारी आपके पास X की वैल्यू होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पाई की वैल्यू खोल दी, जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती थी, मैंने दोनों जगह वही खोली है, बाकी मैंने कुछ नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पर C इज़ द मोलारिटी, अगर ये दूसरा फार्मूला भी है आपका, जब आप मोलारिटी वगैरह को बहुत ही खोल देते हो, मास और मोलर मास में ले आते हो, तो उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका फार्मूला देखो, आई और आई अगर हम रहने भी दें, क्योंकि क्या है
यहाँ पे केन शुगर है और एक्स का हमें पता नहीं है, तो इस केसेस में आई को हम क्या मानते हैं, आई इक्वल्स टू 1 हम मानते हैं। और वैसे भी केन शुगर के केस में, तो केन शुगर के केस में क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं, आई को 1 मान लेते हैं, इसलिए आई और आई यहाँ से हटा देते हैं हम, ठीक है, यहाँ से हटा देंगे। एंड दोबारा से जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, W ऑफ द केन शुगर, CS लिखती हूँ मैं, केन शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द CS, ठीक है, क्योंकि क्या है N अपॉन V होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये मोलारिटी है यहाँ पे। वैसे भी मैंने करवाया है फॉर्मूला, आप इसको खोल के लिख सकते हो, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V, वॉल्यूम अगर यहाँ पे लीटर में है वॉल्यूम तो, ठीक है, इनटू बाकी चीज़ें क्या होगी, R एंड T। तो यहाँ से दोबारा से मैंने क्या खोला, यहाँ पर भी मोलारिटी खोल लो, पर यहाँ पे X का गिवन मास और यहाँ पे मोलर मास ऑफ X मैं लिख लूँगी, इनटू 1000 हो जाएगा, एंड वॉल्यूम मैं इस तरह से लिखूँगी। एंड RT क्या है, R इज़ द गैस कॉन्स्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर, तो वो तो दोनों सेम रहेगी चीज़ें, ठीक है। देखो ये चीज़ें सेम रहेगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 1000 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप बात आती है कि वॉल्यूम कैसे सेम हो गए। वॉल्यूम इसलिए सेम हो गए क्योंकि 5% सॉल्यूशन बोला था इसमें, तो इसमें इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। और उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसमें भी 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है। अगर मास सेम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम इसका वेट भी वॉल्यूम भी इसका सेम ले सकते हैं। इसी वजह से वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन में सेम है और ये चीज़ें आपकी कैंसिल आउट होगी। आपके पास दिस इक्वल्स टू दिस बच गया, मतलब आपके पास क्या बच गया, वेट ऑफ द केन शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द केन शुगर इज इक्वल टू W ऑफ द X का जो मास है एंड मोलर मास ऑफ द X। और आपको ये वाली चीज़ निकालनी है, मोलर मास ऑफ द X आपके पास निकालना है, ठीक है। अब आते हैं हम कि आपके पास गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या है। पहले तो आइसोटोनिक हमने समझ लिया, व्हाट इज गिवन, गिवन इज 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, ठीक है। अब केन शुगर के केस में 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, ठीक है, केन शुगर आपके पास गिवन है। तो आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपके पास 5 ग्राम ऑफ केन शुगर, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर जो कि आपका सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे क्या पता चला आपको, इससे दो चीज़ें आपको पता चली कि यहाँ पे W ऑफ द केन शुगर जो आपके पास मास है वो कितना है, 5 ग्राम है। एंड आपके पास जो मास ऑफ द देखो यहाँ पे सॉल्वेंट की तो चीज़ ही नहीं है, तो हमने सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है मास की, ठीक है, क्योंकि मोलारिटी में क्या आपको चाहिए, सिर्फ WCS चाहिए, मोलर मास CS चाहिए, तो उतना ही निकालोगे आप, ठीक है। तो आपके पास ये WCS भी पता चल गया, केन शुगर का मास पता चल गया। अब मोलर मास ऑफ द केन शुगर, और मोलर मास ऑफ द केन शुगर आपके पास कितना गिवन है, दिस इज़ द 342 ग्राम पर मोल आपके पास गिवन है, ओके। नाउ हमारे पास क्या है, और आपके पास गिवन क्या है, दूसरा क्या गिवन है आपके पास कि 0.877% सॉल्यूशन ऑफ किसका है, ऑफ सब्सटेंस X का, ऑफ सब्सटेंस X। तो ये घबराना नहीं है, हमेशा जो परसेंटेज में आपके पास चीज़ें दी हुई है इसका मतलब है यहाँ से वेट निकलना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना % सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो मास है, जो W है, ठीक है, गिवन मास ऑफ द X है वो कितना है, 0.877 है, क्योंकि 0.877 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसीलिए यहाँ से इसका मतलब डायरेक्टली मैं अगर बताऊँ तो परसेंटेज में जो चीज़ें दी होती है वो सॉल्यूट का मास डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ से, वो डायरेक्टली आपको सॉल्यूट का मास गिवन होता है अगर मैं बिल्कुल डायरेक्टली बात करूँ तो, ओके। एंड आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास हमें पता नहीं है, तो मोलर मास ऑफ जो X है आपके पास वो आपको निकालना है। नाउ अब ये जो आपने रिलेशन निकाला था यहाँ से ऊपर से, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ओके। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, 5 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 342 इक्वल्स टू 0.877, ठीक है, उसका मास और उसका मोलर मास ऑफ द X जो आपको निकालना है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास ऑफ द जो X आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 590.9, ठीक है, ग्राम
पर मोल। तो इस तरह से इसमें जस्ट ये था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, और दोबारा से हमने परसेंटेज का रोल देखा यहाँ पे कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं अ सॉल्यूशन, और ये बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ मास ऑफ द सोल्यूट गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट गिवन है। इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ Hg। अब आपके पास प्रेशर वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये आप देखो आपके पास गिवन क्या है, जो W2 है आपके पास, ठीक है, सॉल्यूट का मास आपके पास गिवन है, एंड आपके पास W1 भी गिवन है, सॉल्वेंट का जो मास है वो भी आपके पास गिवन है। और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है कि प्रेशर गिवन है। अब ये क्या है, प्रेशर इट हैज़। अब देखो बात क्या हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही थी कि एक सॉल्यूशन था जिसमें ये और ये था। अब दूसरे सेंटेंस में देखो जो ये इट है, इट बोला गया है, वो किसके लिए है कि मतलब इट हैज़ अ वेपर प्रेशर। किसके वेपर प्रेशर की बात करी जा रही है, सॉल्यूशन के, क्योंकि जो सेंटेंस है उससे पहले आपने सॉल्यूशन की बात करी है, तो इसी को रेफर करा जा रहा है कि इसी का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है। तो अब आप यहाँ पे P लिख लो या फिर PA भी लिखते थे तो एक ही बात है, P लिखो या फिर PA, सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो। सेम है, वो कितना आपके पास है 3184 mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg गिवन है। ओके, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये आपके पास ये गिवन है। और दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब PA0 लिखते थे, या फिर आप सिंपल से P0 भी आपको नज़र आएगा इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ। तो ये क्या है, ये 32 mm ऑफ Hg की प्योर का इतना था। ये आपके पास चीज़ें आगे निकालना क्या है आपके पास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो आपके पास आपका ध्यान जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, जो कि क्या होता था, वेंट हॉफ फैक्टर इनटू द आपके पास मोल फ्रैक्शन होता था। और मोल फ्रैक्शन को ये फर्दर हम कैसे लिख सकते थे, इक्वल्स टू आई अगर मैं सेम रखूँ तो मोल फ्रैक्शन को आप NB/NA लिखते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर से NB को आप वो कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे, या N2/NA लिख सकते हो। तो वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मैं लिखूँ तो वो क्या होता है P0 माइनस PA, या PA0 माइनस PA भी लिख सकते हो, ठीक है, A/PA0, ठीक है, इक्वल्स टू I। देखो I की क्या बात है, यहाँ पे I हम नहीं लिखेंगे क्योंकि I इक्वल्स टू 1 हम सपोज कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास सॉल्यूट मेंशन ना हो कि वो कैसा है तो अज्यूम करना होता है कि I उस केस में 1 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे I नहीं लिख रही हूँ, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला किया, पहले तो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, और जो कि न्यूमेरिकल्स में आपके पास लगती है वो क्या लगती है, ये वाली, कि जब हमने मोल्स कन्वर्ट कर दिया और डिनोमिनेटर से B को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इस तरह से आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। दैट मीन्स आपका क्या लग जाएगा इसमें आपके पास फॉर्मूला लगेगा N2/N1, ओके, N2/N1 इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। और I भी था, यहाँ पे I हमने 1 कर दिया कि क्योंकि आपके पास मेंशन नहीं है, इसलिए हमने सपोज किया कि I इक्वल्स टू 1 ही होगा। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप इसको जो N2/N1 है उसको खोलोगे, तो P0 माइनस PA डिवाइडेड बाय P0 इक्वल्स टू, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और 1 का भी अगर आप खोलोगे तो उसके केस में क्या चला जाएगा, मास ऊपर चला जाएगा, और गिवन मास आपके पास, मोलर मास ऊपर चला जाएगा, गिवन मास आपके पास नीचे आ जाएगा। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर लो। P0 की वैल्यू कितनी है, P0 की वैल्यू है 32। नाउ 32 माइनस ऑफ 31.84 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल्स टू, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इज द 10, ठीक है। और उसके पास क्या है, जो सॉल्यूट का है उसका मोलर मास होता है M2, और निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम मोलर मास M2 ऐसे लिखिए क्योंकि आपको M2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ओके। और उसके बाद इनटू ये क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, सॉल्वेंट इज़ द वाटर। तो अगर मैं M1 निकालना चाहूँ, M1 क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर है। और वाटर क्या होता है, वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होगा, वो होता है 18 ग्राम पर मोल। अगर किसी को नहीं आता तो इस तरह से निकाल सकते हो आप, देखो इस तरह से निकाल सकते हो कि वाटर है
तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2 इक्वल्स टू 18 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है इसीलिए हमने ये काम किया है। तो यहाँ पर आपका 18 आ गया डिवाइडेड बाय गिवन मास आपके पास कितना है, गिवन मास ऑफ द जो सॉल्वेंट था वो 200 था, तो नाउ ये 200 हो गया। एंड M2 जो निकालना था आपके पास, जब आप कैलकुलेट करोगे M2 आपके पास आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। 180 ग्राम पर मोल आपके पास सॉल्यूट का जो मोलर मास पूछा गया था वो आपके पास इजीली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सारी चीज़ें इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपके, ठीक है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना आपको। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, हैविंग डेंसिटी, उसकी डेंसिटी गिवन है इस एंड इट इज़ डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वॉज दिस। अब क्या गिवन है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ इज दिस। आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन तो वही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेंट हॉफ फैक्टर, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका NCERT एग्जाम्पलर में आपका ये गिवन है, ओके। नाउ कम्स टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या होती है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है आई, ठीक है, आई KF इंटू मोलैलिटी। और अगर इसका दूसरा वाला वास्ट हम फॉर्मूला देखें तो डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू, अगर आई हम लिख लें एंड KF इनटू मोलैलिटी को कैसे खोलते हुए, इसका जो वास्ट वाला फॉर्मूला था जिसमें कि मासेस वगैरह सारे आते हैं वो मैंने खोल के लिख लिया, ठीक है। बार बार नहीं मैं बताऊंगी, आपको पता होगा। अगर यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मास है अगर वो ग्राम्स में है, तभी आपको यहाँ पे 1000 लगाना है। तो ये वाली तो बात हो गई आपके पास। और आपको यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन आपको क्या है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो चीज़ होती है दिस इज नथिंग बट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। आ रहा है समझ आपको, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती है एंड आपके पास यही तो गिवन है, ठीक है। डेल्टा मतलब आपके पास जो गिवन है वो डेल्टा TF है, दैट इज इक्वल्स टू 0.0205 केल्विन। ये तो एक बात हो गई आपकी, ओके। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड के केस में। एसिटिक एसिड के केस में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एसिड के केस में आपके पास क्या क्या गिवन है। एसिड के केस में गिवन है सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द एसिड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया वॉल्यूम ऑफ द एसिड गिवन है कि ये जो एसिड हमने लिया है उसका वॉल्यूम है यहाँ पे, देखो ये चीज़ें देख के घबराना नहीं है, 0.6 ml है यहाँ पर, ओके। नाउ डेंसिटी है जो एसिड की वो भी गिवन है, क्योंकि एसिड है उसकी डेंसिटी कितनी है 1.06 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास था एसिड के बारे में। बट आपको पता है जब भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हमें वेट चाहिए सॉल्यूट का और वेट चाहिए सॉल्वेंट का, तो हमने वॉल्यूम से तो कुछ नहीं करना है, हमें वेट से ज़्यादा कंसर्न है हम। और आपको यहाँ से पता भी चल गया क्योंकि जो डेंसिटी गिवन है उसका कुछ ना कुछ रोल होने वाला है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर W अपॉन वॉल्यूम, मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर आपको वेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू द वॉल्यूम करना पड़ेगा। इसी का पर्पस है कि यहाँ पर डेंसिटी गिवन है सो दैट आप यहाँ से W निकाल दो, क्योंकि यही ये टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्टली W या मोलर मास नहीं गिवन है या KF नहीं गिवन है तो यही टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें आपको देके और इवेंचुअली आपको वन ऑफ दीज चीज़ें निकालनी पड़ेगी। नाउ W कैसे निकालोगे, इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी है 1.06 इनटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज द 0.6, ठीक है। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपको कितना आया द W2, क्योंकि क्या है ये जो एसिटिक एसिड है ये सॉल्यूट है, तो अगर मैं यहाँ पे W2 इसको लिख सकती हूँ, ये ठीक होगा W2 लिखना, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूट हमें मिल गया 0.6 इंटू 1.06, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि आगे अभी लगना है हमारे पास, ओके। अब देखो यहाँ पर आप
अब आपके पास क्या बारी आ रही है, हमने सॉल्यूट की तो चीज़ें निकाल दी, मतलब W2 तो हमने निकाल दिया। अब बारी आ रही है आपकी W1 की। तो W1 के लिए क्या करोगे, या फिर इसको मोलर मास निकाल लेते हैं। अभी W2 निकल गया, M2 कैसे निकालोगे? M2 क्या है? M2 क्या है हमारे पास? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है आपके पास? CH3COOH है आपके पास सॉल्यूट। अब इसका मोलर मास जिसको नहीं आता वो कैसे निकाले? देखो कार्बन कितने हैं इसमें? 2 कार्बन है, और इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। और कार्बन का कितना होता है? 12 एटॉमिक मास होता है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 4 इंटू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, क्योंकि 1 होता है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 60 ग्राम पर मोल। याद करना तो याद कर लो, नहीं तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं थोड़ी, ठीक है, एसिटिक एसिड वगैरह ये आपने निकाल दी। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया? इसका मतलब आपके पास जो M2 था वो भी आपके पास 60 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है, 60 ग्राम आपने पर मोल निकाल दिया। तो आपके पास क्या चीज़ें निकल गई? W2 इज चेक, M2 इज चेक, ठीक है, दिस चेक, और आपके पास W1 निकालना है, मतलब मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। अब देखो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, बट क्या बोला है, जो भी ये सॉल्यूट है, जो भी ये एसिटिक एसिड है, वो डिजॉल्व कितने में है? 1 लीटर ऑफ द वाटर में है। इसका मतलब जो वाटर है, जो आपका वाटर है, मतलब जो आपका सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है एक तरह से, उसके केस में आपको W1 चाहिए था उसका मास, बट गिवन क्या है? फिर से टेढ़ा कर दिया, गिवन आपको वॉल्यूम दे दिया। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है आपके पास वो गिवन है आपके पास 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, या फिर उसको 1000 ml भी मैं लिख सकती हूँ, 1000 ml भी मैं लिख सकती हूँ। और हमेशा याद रखना, अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है बट आपको मास की डिज़ायर है, आपको मास ऑब्टेन करना है, तो एक ही तरीका है कि आप बाय डेंसिटी जा सकते हो। और वैसे भी आपको डेंसिटी ऑफ वाटर याद रहनी चाहिए, ये कोई गिवन होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे दी नहीं है इसलिए आपको नहीं पता, पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी कॉमन, तो आपको ये हमेशा याद होनी चाहिए। वो क्या होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, हमेशा याद रखना ये डेंसिटी इतनी होती है। अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो W कितना हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, इसका मतलब W1 है जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि आपको डिज़ायर्ड है, वो अब कितना आ गया आपके पास? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा 1000 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 1000 ऑफ ग्राम आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट आ गया। इसका मतलब W1 इक्वल्स टू आपके पास 1000 ग्राम हो गया। ये तो चीज़ें थी जो जो आपके पास गिवन है वो निकालने की। और आपके पास क्या है? आपके पास वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है। वेंट हॉफ फैक्टर मतलब आपके पास क्या निकालना है? आपके पास आई निकालना है। अब सारी चीज़ें भर दो। डेल्टा TF इज गिवन हेयर। आई की वैल्यू क्या है? आई आपको निकालना ऑब्वियसली। KF की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, KF इज दिस गिवन। और यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें क्या क्या निकाल दी? हमने क्या क्या निकाला? देखो W2 निकाल दिया हमने, W1 निकाल दिया एंड M2 निकाल दी, जो चीज़ें आपको लगनी है। तो यही पर्पज़ था इसका। अब हम करेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन। तो अब क्या है? पॉइंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 0.0205 इक्वल्स टू आई वेंट हॉफ फैक्टर रहने दो ऐसे ही, इंटू 1.86 जो आपका कांस्टेंट है KF उसकी वैल्यू है, इंटू इसके बाद क्या आ जाएगा? 0.6 इंटू 1.06, क्योंकि मास क्या था? W2 आपका ये गिवन था। अब डिवाइड में क्या करोगे? डिवाइड में मोलर मास कर दोगे। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना था? M2 कितना था? 60 इंटू 1000 आप करोगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द W1 कितना था? W1 अगेन 1000 था, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख लिया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपके पास आएगा I इक्वल्स टू 0.0205, ठीक है, और इनको सॉल्व करके जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो 0.0197 केल्विन। ये भी केल्विन में था, ये भी केल्विन में होगा। तो आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास आई की वैल्यू हो जाएगी 1.041, ठीक है। तो ये हुई आपकी वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू। इस तरह से आपने निकालना है, कुछ नहीं है, आपको जस्ट W2, M2 एंड W1 निकालने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है, कंसेप्ट एक जैसा है बिल्कुल। नाउ कम्स टू द 6th क्वेश्चन। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH होती है बेंजोइक एसिड, गिवन है आपके पास, डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। उसको डिसॉल्व करा है बेंजीन में
शो, और वो शो करती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि इक्वल है, और यहाँ देखो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, गिवन दे दिया, डेल्टा टी एफ आपको गिवन दे दिया, ये है। अब मोलर डिप्रेशन ऑफ बेंजीन इज दिस, ठीक है, मोलर डिप्रेशन ऑफ बेंजीन जो था वो आपके पास इतना गिवन है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ है, आप देखो यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। मोलर डिप्रेशन फॉर बेंजीन का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, के एफ गिवन है, क्योंकि ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, के एफ, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा तो आपको यहाँ से यूनिट से भी पता चल जाना था। अब क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन, आपको परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है, ठीक है। और ये क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो थोड़े यूनिक से होते हैं वो कर लिया करो, क्योंकि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट होते हैं और समटाइम्स डायरेक्ट आपको आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, परसेंटेज एसोसिएशन अगर पूछा है तो परसेंटेज को छोड़ो, अभी एसोसिएशन से आपको ये पता चल रहा है, सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन तक जाना ही होगा, ठीक है। आपको अल्फ़ा, मतलब मैंने करवाया था आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन को अल्फ़ा कहा जाता है, वहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास वेंट हॉफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यूज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ आई होती है, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर की फॉर्म में होती है। और वेंट हॉफ फैक्टर कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ की इक्वल्स टू आई के एफ, और जो मोलैलिटी के साथ रिलेशन है उससे आई निकालो, और जो अल्फा एंड आई का फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा। ये वाला फंडा है मेनली इसमें, ये चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं जो चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। देखो पहले डरा मत करो न्यूमेरिकल से, फर्स्टली लिखा करो जो चीज़ें गिवन है, आधी चीज़ें तो वहीं से सॉल्व हो जाती। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था मतलब डेल्टा टी एफ, क्योंकि डेल्टा टी एफ को क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो है 1.62 केल्विन आपके पास गिवन, ओके। और जो W2 है, क्योंकि सॉल्यूट का जो मास है वो है आपके पास 2 ग्राम, बेंजोइक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट है, डिसॉल्व इन 5 ग्राम ऑफ द बेंजीन, दैट मीन्स बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, और उसका मास आपके पास कितना गिवन है, 25 ग्राम आपके पास गिवन है, ओके। नाउ कम्स टू द दिस मोलर डिप्रेशन फॉर द बेंजीन, मोलर डिप्रेशन जो ये कांस्टेंट था वो KF है, और वो गिवन है 4.9 किलो kg पर मोल, ओके, किलो kg पर मोल। इतनी चीज़ें आपके पास गिवन है, और उसके बाद लगाते हैं हम अब अपना फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू आई वेंट हॉफ फैक्टर इनटू KF हो जाएगा, एंड मोलैलिटी होती थी बट हम उसको खोल के लिखते हैं क्योंकि हमारा काम ही इससे पड़ता है, इन 2000 अगर आपके पास W जो 1 है, जो सॉल्वेंट का मास है, दैट इज़ इन द ग्राम। ये आपके पास फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का। अब आप यहाँ पर देखो W2 गिवन है, W1 गिवन है, KF भी गिवन है, डेल्टा TF गिवन है, सिर्फ M2 नहीं है आपके पास। अब हम कोशिश करें कि M2 आपका निकाल दे, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, C6H5COOH, समटाइम्स आपको इस तरह से भी निकालना पड़ सकता है, इसलिए सीख लो। इसका अगर हम मोलर मास निकालना चाहें, मतलब M2 निकालना चाहें, क्योंकि ये सॉल्यूट है इसलिए इसे M2 लिखा, तो वो कैसे निकालोगे आप, कार्बन देखो कितने, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपके पास गिवन है। कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, 6 और +1 ये, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन आपके पास गिवन है। अब देखो 7 है और एक कार्बन का जो होता है मास इज 12, 6 कार्बन है और ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन 6 है और हाइड्रोजन का मास होता है 1, एंड 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है जो उसका मास होता है 16। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा जो M2 की वैल्यू है, दैट विल बी द 122 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ गई जो चीज़ हमारे पास नहीं थी बस। अब जब इस पे पुट करोगे वैल्यू सारी पुट कर लो, यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.62 इज इक्वल टू आई हमें निकालना है, इनटू आपके पास 4.9 है, इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 122, ठीक है 122 हो जाएगा, इंटू आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का जो मास है इज इक्वल टू 25। ओके तो आपके पास यहाँ से आई की वैल्यू कितनी निकलेगी, जो वेंट हॉफ फैक्टर है वो हो जाएगा 0.504,
दिस इज़ द वेंट हॉफ फैक्टर जो कि आपके पास आया है। तो एक चीज़ तो वेंट हॉफ फैक्टर आपके पास निकल गया, बट हमें क्या पूछा था, हमें वेंट हॉफ फैक्टर नहीं पूछा, हमें परसेंटेज एसोसिएशन। उससे हमें पता लगा कि एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है तो पहले हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब एसोसिएट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन इज इक्वल्स टू क्या होती है, वो अल्फ़ा होती है। ओके ये अल्फ़ा होगी, उसके लिए हम देखते हैं अगर ये बेंजोइक एसिड है तो मैंने यहाँ पर लिखा बेंजोइक एसिड C6H5, ठीक है, C6H5 COOH है, इस द बेंजोइक एसिड। अगर एसोसिएशन, हमने क्या जनरल चीज़ें मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें हम क्या करते हैं कि अगर एसोसिएशन हो तो क्या करते हो आप, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मान लेते हो कि 2 यहाँ पे मिले हैं। और वैसे भी जब बेंजोइक एसिड बेंजीन के, वैसे भी बेंजोइक एसिड जब बेंजीन के साथ जाती है तो आपके पास हमेशा क्या बनता है, हमेशा उसका डाइमर बनता है, तभी हमने यहाँ पर 2 लिखा। अगर ट्राइमर, किसी केसेस में ऐसा हो कि ट्राइमर बन रहा हो, 3 मॉलिक्यूल साथ में आके ट्राइमर बना ले, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लेने पड़े थे। पर बेसिकली क्या होता है, चाहे एसिटिक एसिड हो चाहे बेंजोइक एसिड हो, वो बेंजीन के बाद में जाने के बाद आपके डाइमर बनाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। और डाइमर को हम किस तरह से बता सकते हैं कि जो ये है इस तरह से आपस में जुड़े हैं और यहाँ पे ये 2 है। तो ये एक तरह से कैसे हो गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एक तरह से किस तरह से हो गया, जनरल फॉर्म अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे, जैसे हमने पहले भी करी थी कि 2 ऑफ ए, ठीक है, ए कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके 2 नहीं करते, चलो जनरल कर लेते हैं, एन ऑफ ए, कितने भी जो डाइमर या ट्राइमर जो भी बनने वाले हैं, इससे एसोसिएशन होने वाले, वो है एन हमारे पास। ठीक है, तो वो जब एसोसिएशन में जाएगी तो वो किस तरह से बनाएंगे, वो ए एन बना देंगे, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, दिस इज़ द एन। और हमारे पास एक और चीज़ पता है जो मैंने फॉर्मूला करवाया था, फॉर एसोसिएशन आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाती है, I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। अगर लेक्चर नहीं देगा तो लेक्चर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में गिवन है। ये मैंने करवाया था कि एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, अब वही तो नीड थी कि आपने इतना सारा सॉल्व क्यों करा आई के लिए, क्योंकि जो एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, उसके पास आपके पास वेंट हॉफ फैक्टर लगना है। नाउ फ्रॉम हेयर आपको पता है कि कितने जो मॉलिक्यूल है वो एसोसिएट कर रहे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि एसोसिएट कर रहे हैं। अब यहाँ से पता लगाओ, अगर नहीं पता चल रहा तो ये जो जनरल फॉर्म होती है उससे पता लगाओ कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए और यहाँ पे भी इसका 2 डाइमर बन गया, तो n इक्वल्स टू 2 हेयर। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 है हेयर, क्योंकि ये डाइमर बना रहा है, 2 जो मॉलिक्यूल्स है आपके इसके वो एसोसिएटेड है। अब क्या करोगे, अब जस्ट आप I और N की वैल्यू पुट कर लो तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगी 0.504 I आ गया -1 डिवाइडेड बाय 1/2 -1, और इसकी वैल्यू क्या आई, अल्फ़ा इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -0.49 डिवाइडेड बाय -0.5। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 0.991। ठीक है, दिस इज़ द डिग्री ऑफ द एसोसिएशन। बट अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या पूछा है, परसेंटेज एसोसिएशन। इसका परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, उसको बस उससे 100 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब उसका परसेंटेज लगा लो। इसलिए परसेंटेज से नहीं घबराना, परसेंटेज का मतलब है कि सिर्फ जस्ट जो पूछी चीज़ें हैं उसमें 100 लगा दो। तो आप क्या करोगे, 0.991 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है, दिस विल बी 99.1% इज द परसेंटेज जो एसोसिएशन हुआ है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास निकल गई। नाउ कम्स टू द 7th, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ क्योंकि ये बेशक लेंदी होने वाली है वीडियो, बट सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स आपके कवर्ड हो जाएंगे सब कुछ।
Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving this much of K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस, assuming that it is completely dissociated, और R given है आपके पास, मोलर मास given है। तो क्या पता चल रहा है आपके पास कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकालना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन आपने निकालना, मतलब पाई निकालना। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि आपने पाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, और वो होता है ICRT, ठीक है। ये आपके पास पता है। और अगर इसका वास्ट वाला फॉर्मूला लिखूँ मैं, क्योंकि यूज़ एक्चुअली में सही कहूँ तो वही होता है, ठीक है। तो C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी कौन सी, वो भी मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी। पता है ना कि सिर्फ ये ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें कि मोलैरिटी यूज़ होती है, नॉट मोलैलिटी। नाउ दिस वुड बी W2/M2 इनटू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अगर मिलीलीटर होगा तो इनटू 1000 करोगे आप, वो आपको पता है। और यहाँ पे RT हो गया। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द वेरी एडवांस फार्मूला, या फिर कहे बहुत ही एक्सपेंडेड फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो चीज़ें क्या गिवन है आपके पास। ऑस्मोटिक प्रेशर तो निकालना है, बाय डिजॉल्विंग दिस मच ग्राम ऑफ K2SO4 गिवन है, मतलब क्या है आपके पास, W2 गिवन है। W2 आपके पास क्या है, मतलब वेट ऑफ द जो सॉल्यूट है वो गिवन है आपके पास। तो मैंने यहाँ पर इजीली इसको लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या पता है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ K2SO4, मतलब आपके पास क्या है, M2 भी पता है। सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो भी आपके पास पता है यहाँ पर, ठीक है, ग्राम पर मोल, मोलर मास आपके पास पता है। अब इसके बाद बारी आती है व्हाट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपको पता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज़ 2 लीटर, ठीक है। अब मैंने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ द इन 2 लीटर ऑफ द वाटर, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 2 लीटर, कि कितने में ये आपका डिसॉल्व है, ठीक है। अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, और R भी आपके पास गिवन है। R इज़ इक्वल्स टू 0.0821, ठीक है, लीटर ATM पर केल्विन, ठीक है। ये आपके पास आ गई, ये आपके पास जस्ट गिवन थी। अब क्या है कि आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। मेन फंडा क्या है, यहाँ पे I फंस गया। और T अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर भी आपके पास क्या गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। और 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हो, 273 से प्लस करते हो, तो उसकी वैल्यू आपके पास 298 केल्विन आ गई। ये सारी चीज़ें आपके पास सॉर्टेड है। अब आपको निकालना है I, व्हाट इज़ द I के लिए निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या होता है कि इक्वेशन लिखनी होती है। जैसे K2SO4 है, उसको क्या बोला है कि एज्यूम करो कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट है, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस है। तो मतलब K पॉजिटिव में होता है, SO4 अगर नहीं पता आयंस के ऊपर क्या आता है, तो जो ये नीचे लिखा होता है K के बिल्कुल बाहर, ठीक है, SO4 के बिल्कुल बाहर कितना है 1, उसको क्रॉस कर दिया करो, ठीक है। +1 या 10th की है ये बातें। K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव आ गया यहाँ पर। नाउ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि I के केस में हमारा इम्पोर्टेंस ये होता है कि यू शुड नो हाउ टू बैलेंस, यू शुड कीप इन माइंड कि हमें बैलेंस करना ही करना है जब I की बात आ रही है। तो यहाँ पे K2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। SO4 1 है तो ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो आफ्टर मोल्स आपके पास कितने आए, आपके पास 3 मोल्स आए, ठीक है। बिफोर आपके पास कितने मोल्स थे, इतने मोल्स थे। तो जो आपके पास I होता है, I कितना होता है, I की बाद में डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद आपके पास मोल्स कितने आए, ठीक है। मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ, अगर लिखना है तो आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स लिखना, ठीक है। बिफोर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बिफोर मोल्स आपके पास कितने आए, तो आपके पास 3 आए, ठीक है। आफ्टर और बिफोर कितना 1 आएगा, तो I वुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। वेंट हॉफ फैक्टर वुड बी 1, हमारे पास आ गया वेंट हॉफ फैक्टर। नाउ वी आर गुड टू गो। हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए। पाई इज इक्वल्स टू I की वैल्यू इज 3 इंटू W2 इज 2.5 इंटू 10 raised to the power -2 एंड द मोलर मास इज 174 ग्राम पर मोल, ओके। इनटू अब आपके पास क्या है, इनटू R इज गैस कांस्टेंट 0.0821। और वैसे भी अगर नहीं भी दिया होता, वैसे भी आपको लर्न होनी चाहिए कि लीटर में, क्योंकि यहाँ पे लीटर है, ठीक है, लीटर में है वॉल्यूम, तो आपको लीटर वाली वैल्यू लर्न होनी चाहिए यहाँ पर। इनटू व्हाट इज़ द टेम्परेचर, टेम्परेचर ओवर हेयर इज 298 केल्विन एंड वी विल डिवाइड इट बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास कितना है 2 लीटर, ठीक है, इंटू 2, ठीक
ठीक है, आपके पास 2 गिवन है और आपने जब ये कैलकुलेट करा तो यू विल गेट द पाई, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 52.7 इंटू 10⁻⁻4 atm। दिस इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू। अब एक और चीज़ आती है कि इसका जो आपके पास यूनिट्स हो गए वो किस में हो गए। अब यूनिट्स इसमें हो गए आपके पास जो आपने आर की वैल्यू ली होगी। आर की वैल्यू में जो प्रेशर है वो क्या है, एटीएम है। तो जो प्रेशर बाद में निकल के आएगा वो भी एटीएम में ही आएगा, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है खास इसमें। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि है बॉइलिंग पॉइंट पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वो हमने नहीं करी थी शायद अभी तक। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl टू 250.0 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें देख रहे हो मास W2 गिवन है, W1 गिवन है, Kb भी गिवन है और मोलर मास ऑफ NaCl मतलब M2 भी आपके पास गिवन है। तो ये अगर आप देखोगे जो भी सारे मैंने ये चीज़ें करवाई है न्यूमेरिकल्स, तो आप देखोगे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसमें आपकी इन्वॉल्व हुई है और इसके अलावा आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो इसके बाद आप कर पाओगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। और अगर हम इसको फर्दर जो हम एक्चुअल में जो यूज़ करते हैं फॉर्मूला वो देखना चाहे तो क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। देखो क्या होता है, अगर फॉर्मूला बिल्कुल याद भी नहीं है तो किस तरह से याद रखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रही है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है या फिर डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो बात करी जाती है कि सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हुआ। तो अगर बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो मतलब बड़ा माइनस छोटा करते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है। अगर कभी आपको याद नहीं है और बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि नॉट पहले था या सॉल्यूशन पहले था, ठीक है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है। इज इक्वल टू आई एज इट इज़ रखेगी इंटू के बी भी एज इट इज़ रखेगी। मोलैलिटी खोल दो, मोलैलिटी क्या होती है, W2/M2, ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाय W1। अगर यहाँ ग्राम में है तो यहाँ पे ये 1000 में होगी। तो दिस इज़ द फॉर्मूला वी विल यूज़। एंड उसके बाद क्या होगा, आपके पास है, आपके पास टी बी नॉट। अब देखो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, टी बी, वो आपको निकालना है। ठीक है, और आपके पास टी बी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, प्योर वाटर। और प्योर वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वो वाटर बॉईल करता है। ठीक है, ये आपको गिवन नहीं होता है कि अंडरस्टूड होता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये पता होना चाहिए। सेल्सियस में बट नहीं रखते हैं हम, केल्विन में ले जाते हैं। तो 100 + 273 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यू विल गेट द 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन आपके पास ये आ गया। और उसके बाद क्या गिवन है, W2 आपके पास गिवन है 15 ग्राम। ठीक है, वो किस में डिजोल्व है, W1 आपके पास गिवन है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम आपके पास है। एंड मोलर मास भी गिवन है, M2 भी गिवन है आपके पास 58.44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपके पास गिवन है। अब बारी आती है कि आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। एंड उसके बाद उससे पहले आई की वैल्यू, आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो, नहीं तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। आप देख रहे होगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद तो आपको लग ही रहा होगा इट्स वेरी इजी। बस इसमें क्या होता है, ध्यान आपको रखना होता है आई का। आई क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर। उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका सॉल्यूट है दैट इज़ द NaCl, NaCl है उसको क्या करोगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कर दोगे। ठीक है, अब ये क्या है, 1 मोल है, आपने बिल्कुल बैलेंस कर दिए। तो आपने देखा कि बिफोर आपके पास 1 मोल था और बाद में आपके पास क्या है, बाद में आपके पास 2 मोल आए। अब क्या करना है, आई क्या होता है, आई होता है आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, तो मतलब 2/1 और इसका आई इक्वल्स टू आपके पास आया NaCl का आई क्या आएगा आपके पास, NaCl का इक्वल्स टू 2। अब आपने वैल्यूज जस्ट यहाँ पर पुट करनी है, टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी आपको निकालना था पहले से, माइनस टी बी नॉट 373 केल्विन इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 2 पुट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे 0.512 आपका के बी ऑफ द वाटर गिवन है, इंटू W2 आपका 15 था और 58.4 आपका मोलर मास था,
इंटू 1000 लगाया क्योंकि ग्राम में था W1 और यहाँ पर 250 आपने लगा दिया एंड आपके पास कितनी वैल्यू आई कैलकुलेट करके TP की वैल्यू आपके पास आएगी 374.051 केल्विन। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, जो भी चीज़ें थी, मैंने करवा दी। वीडियो बेशक लंबी हुई है पर सारा मैंने कवर करने की कोशिश करी है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये न्यूमेरिकल्स कैसे लगे। थैंक यू सो मच।